नमस्कार बच्चों, मैं इंजीनियर भारत अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का सीएल एकेडमी ई लर्निंग ऐप पर। बच्चों भी दिल्ली पुलिस का टेस्ट नंबर 4 हम लोगों ने ऐप पर प्रोवाइड कराया आप सभी को। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने वो टेस्ट पेपर दिया है, आज मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एनालिसिस लेके आया हूँ टेस्ट पेपर 4 का। उसमें मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन आए थे, आज के इस वीडियो में उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूँ कि एग्जाम में क्या अप्रोच बेनिफिशियल रहेगी आप लोगों के लिए और किस अप्रोच से हम लोग क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस का बेसिक भी बताया जाएगा जब ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें हर टॉपिक के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये पर्टिकुलर टॉपिक क्वेश्चन नहीं है, पूरे मैथ्स के सिलेबस के क्वेश्चंस हैं। तो जब वो टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो उन क्वेश्चंस के बेसिक बताऊंगा मैं आप लोगों को। पर आज के लेक्चर में हम लोग क्या जानने वाले हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को कितने फास्ट तरीके से एग्जाम में हम लोग कर सकते हैं। तो सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। किसी भी क्वेश्चन को आप ये में समझना ये तो आसान था, ये मैंने कर लिया है। हो सकता है आपके करने का मेथड और मेरे करने का मेथड में डिफरेंस हो, जिससे कि आपको एग्जाम में स्पीड बूस्टअप करने में आपकी हेल्प होगी। तो आप लोग देखें फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये दिल्ली पुलिस का जो टेस्ट पेपर 4 हुआ है, ये जो आपका 4 टेस्ट हुआ है उसका एनालिसिस मैं करा रहा हूं। आपको पीडीएफ के रूप में पूरा पेपर दिया हुआ है। प्रिपेयर नाम का ऑप्शन है ऐप के ऊपर, उसमें टेस्ट पेपर 4 पड़ा हुआ है। आप टेस्ट पेपर 4 का एनालिसिस कर सकते हैं या फिर टेस्ट सीरीज के अंदर जाकर भी उस टेस्ट का एनालिसिस करेंगे। सारे क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि रूट ऑफ 0.0625 का मान कितना आएगा। ये आप लोगों से पूछा गया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या आप में से किसी भी स्टूडेंट को ये बात पता नहीं है कि 625 25 का स्क्वायर होता है? ये बात सभी को पता है कि सर 625 25 का स्क्वायर होता है। वर्गमूल पूछा है मुझसे, स्क्वायर रूट पूछा है, तो 625 25 का स्क्वायर होगा। पर आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है, यहाँ पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं। केवल 625 होता तो मेरा आंसर 25 हो जाता, पर नंबर पॉइंट्स के फॉर्म में दिया हुआ है। तो पॉइंट्स के फॉर्मेट में देखिए हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। पॉइंट के बाद कितने डिजिट आपको दिए हुए हैं ये आपको काउंट करना है। तो पॉइंट के बाद सर 4 डिजिट, 4 अंकों की संख्या दी गई है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी मैं किसी भी पॉइंट वाले डिजिट का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल लूंगा, तो वर्गमूल लेने के बाद, स्क्वायर रूट लेने के बाद, उसमें पॉइंट के बाद अंकों की संख्या हमेशा आधी हो जाती है। यानी कि सर आप ये कहना चाह रहे हो कि ये अगर 4 अंकों की संख्या है पॉइंट के बाद, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद केवल 2 अंकों की संख्या आएगी। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आने चाहिए। अच्छा, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है? सर ऑप्शन नंबर सी है, जिसका आंसर भी सी दिया हुआ है। तो आंसर आएगा 0.25। अगर पॉइंट के बाद 6 अंकों की संख्या होती तो मेरा आंसर आता वहां जिसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएंगे। तो हमेशा वर्गमूल लेते समय पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उनको आधा कर दें आप लोग। ये बात हमेशा याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्योंकि हम लोग दिल्ली पुलिस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसमें इतने ही लेवल के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। बस आप लोग इन क्वेश्चंस को कितना स्पीडली करते हैं, कितना जल्दी करते हैं, जिससे कि आप लोग किसी अच्छे क्वेश्चन के लिए टाइम निकाल पाए, वो सब आपके आज के लेक्चर में आपको जानना है। 1 से लेके 20 तक के नंबर्स का सम पूछा गया है। सम कितना आएगा? डिवाइड बाय 7 ये आपसे पूछा गया है। अच्छा देखिए, एक फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स के अंदर, n नेचुरल नंबर्स का सम, n प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? जिनकी स्टार्टिंग सर 1 से होती है, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, अनंत पे जाके नंबर खत्म होते हैं। तो आपसे ये बोल रहा है कि 1 से लेके 20 तक के लगातार नंबर है। तो फॉर्मूला होता है n नेचुरल नंबर्स का n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। अब ये n क्या होगा? उसने मुझसे बोला है कि 20 तक के नंबर है तो n की वैल्यू 20 होगी। अगर बोलता है 40 तक के नंबर है तो n की वैल्यू 40 होगी। तो n का मान अगर मैं 20 यहां पर पुट करता हूं तो 20 इंटू n प्लस 1, 20 प्लस 1 21 डिवाइड बाय 2। ये किसका आंसर आएगा? ये आएगा 1 से लेके 20 तक का सम। अच्छा, डिवाइड में 7 भी तो है, तो डिवाइड में आप 7 लगा दीजिए, सोल्व करें इसको। 7 से 21 3 बार कैंसिल होगा, 2 से 20 10 बार, 10 या 30 30 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये आपका आंसर आ गया। कौन सा फॉर्मूला काम में आया है? n नेचुरल नंबर्स का सम, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग सभी, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भिन्न? भिन्न होता है आपका फ्रैक्शन। भिन्न किसे बोलते हैं हम लोग सभी? फ्रैक्शन को बोलते हैं। निम्न में से कौन सा फ्रैक्शन 2/3 से बड़ा है? ऑप्शंस आपको क्या दिए हुए हैं? 1/2, 3/7, 4/7, 6/7। अब देखिए फटाफट से एक बार, 2/3 का मतलब क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 2/3 का मतलब क्या है। 2/3 का मतलब होता है, पॉइंट्स में अगर मैं कैलकुलेट करूं तो अप्रोक्सीमेट 0.66। 2 में जब आप लोग 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.66 अप्रोक्सीमेट आएगा। अब मुझे पता लगाना है कि 0.66 से किसकी वैल्यू बड़ी है। क्या ये 0.5 है क्या? 1/2 कितना होता है? 0.5। इसका मतलब ये आंसर गलत हो गया।
अच्छा 3/7 आपको एग्जैक्ट पता नहीं लगाना, 3/7 पता लगाने के लिए आप 3 के आगे 0 लगा लें। 30/7 कितना होता है बताइए? 30/7, 7 चौक 28, 4 के आसपास आएगा, अप्रोक्सीमेट 0.4। मुझे तो 0.6 से भी बड़ा नंबर चाहिए, इसका मतलब बी ऑप्शन भी गलत हो गया। अच्छा 4/7 कितना आएगा? इसको अगर मैं 40 कंसीडर करूं तो 7 पंजे 35 होता है सर, लगभग 0.5 के आसपास आएगा। मुझे 0.6 से बड़ा नंबर चाहिए। 3 ऑप्शन गलत हो चुके हैं, तो 3 ऑप्शन गलत है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आएगा। 6/7 को अगर मैं वर्बली सोल्व करूं तो 0.60 होगा। 7 इंटू 8 56 होते हैं, 0.8 से भी बड़ा नंबर आएगा। 0.6 से बड़ा चाहिए था, तो आंसर कितना आ गया? 6/7 आ चुका है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन ध्यान दें सभी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2, 3, 4 तथा 6 से विभाजन करने पर प्रत्येक से शेषफल, शेषफल होता है आपका रिमाइंडर, मैंने डिवाइड किया और डिवाइड करने पे शेषफल कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 4 अंकों की इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? आपको ऑप्शन से जाना है। इनका बेसिक तरीका आपको नंबर सिस्टम में बताया जाएगा, किस तरीके से आप एलसीएम निकाल करके आंसर निकालते हैं, पर ऐसे किसी भी क्वेश्चन में एलसीएम निकालने की नीड नहीं है। अब ध्यान देना। अच्छा नंबर 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, 4 का भी, 6 का भी, पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो 1008 तो आंसर हो ही नहीं सकता सर। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 1008 में अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा, तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, शेषफल बचेगा ही नहीं। पर मुझे क्या चाहिए? शेषफल 1 चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत है। अच्छा देखते हैं सभी एक बार, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। डी गलत क्यों होगा? ये सुने, किसी भी नंबर में 4 का डिवाइड देखने के लिए अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। अब अगर मैं 07 में 4 का डिवाइड करूंगा, 07 में अगर मैं 4 का डिवाइड करूंगा तो 4 एकम 4 कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो आप लोग खुद बताइए कि शेषफल 3 आएगा या शेषफल 1 चाहिए? तो शेषफल तो 1 चाहिए, जबकि 1007 में 4 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। इस बेसिस पर यह भी आपका आंसर नहीं होगा। अब 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अब देखिए 1005 जो है वो 3 का मल्टीपल है। 1005 क्या है? 3 का मल्टीपल है, क्योंकि इसके अंकों का योग कितना आ रहा है? 5 और 1 6 आ रहा है। अंकों का योग अगर 3 का मल्टीपल होता है तो संख्या भी 3 का मल्टीपल होगी, 3 का गुणज होगी। तो 1005 तो सर 3 का मल्टीपल हो गया, और अगर 3 का मल्टीपल हो गया यानी 3 का भाग जा रहा है, तो शेषफल फिर 0 आएगा। जबकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शेषफल कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इसका मतलब 1005 भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर कितना आएगा? 1009। आंसर भी दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी, हमारा आंसर कितना आएगा? 1009 आएगा। बात आपको समझ में आ रही है कि? वापस सुनना सभी एक बार। मुझसे बोला गया था कि 2, 3, 4 या फिर 6 किसी से भी डिवाइड करूं तो शेषफल कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, यानी भाग पूरा पूरा नहीं जाना चाहिए। शेष कितना बचना चाहिए? 1 बचना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को कैंसिल किया, क्योंकि 2 का डिवाइड पूरा पूरा जा रहा है, पूरा पूरा डिवाइड तो जाना ही नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन में। फिर 1005 में किसका डिवाइड जा रहा है? 3 का डिवाइड जा रहा है, तो ये भी कैंसिल हो गया। 1007 में अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आपका 3 आएगा, जबकि रिमाइंडर कितना चाहिए? 1 चाहिए। तो ये भी पॉलिसी यहां पर फॉलो नहीं हो रही है। तो ले देकर के आंसर क्या बचा हुआ है? 1009 बचा हुआ है। 1009 ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखें सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3.2 मल्टीप्लाई बाय 3.2 प्लस 2.7 मल्टीप्लाई बाय 2.7 और प्लस 3.2 मल्टीप्लाई बाय 2.7। अब आप खुद देखिए कि इस क्वेश्चन को डायरेक्टली करने में बैठ सकता हूं क्या? तो या तो फिर ये क्वेश्चन ही कर लेना या फिर दिल्ली पुलिस का पेपर कर लेना जो आपका आएगा एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, यहाँ पर अलजेब्रा आपके काम में आने वाली है। देखिए अलजेब्रा में क्या करते हैं हम लोग सभी, जैसे सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। एक फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, ए क्यू माइनस बी क्यू। प्लस में भी याद रखना होता है, माइनस में भी याद रखना होता है। फिलहाल माइनस काम में आ रहा है मेरे, तो माइनस का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है बच्चों ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है? ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। अभी फॉर्मूला इस क्वेश्चन में कैसे काम में आएगा ध्यान दें। यहां पर आपको 2 टाइप के नंबर दिखाई दे रहे हैं पूरे क्वेश्चन के अंदर। एक नंबर दिया हुआ है 3.2 और एक नंबर दिया हुआ है आपका 2.7। तो मैं एक काम करता हूं, इन दोनों नंबर्स को कुछ मान लेता हूं। लेट 3.2 इज इक्वल्स टू ए, मैंने उसको ए मान लिया, और जो सेकंड नंबर है 2.7 मैंने उसको क्या मान लिया? बी मान लिया। आप किसी को भी ए मान सकते हैं, किसी को भी बी मान सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो आगे देखें फटाफट से एक बार। सर आपने 3.2 को ए माना है, तो इसका मतलब 3.2 इंटू 3.2 ए इंटू ए। ए इंटू ए क्या कहलाएगा? जल्दी बताओ।
ए इंटू ए स्क्वायर कहलाएगा क्या? भाई किसी भी नंबर का दो बार आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो उसका स्क्वायर बन जाता है, तो ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2.7 इंटू 2.7, 2.7 को मैंने यहां पर बी माना है तो बी इंटू बी क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, बी इंटू बी क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस 3.2 इंटू 2.7 यानी कि ए इंटू बी आपका ए बी कहलाएगा। तो ऊपर वाला जो नंबर में स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है उस नंबर को मैंने फॉर्मूले के रूप में लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आप एक्स और वाई मान सकते हैं, पी और क्यू मान सकते हैं, फ्री है, कोई भी नंबर माना जा सकता है। अब नीचे देखें फटाफट से सर 3.2 इंटू 3.2 इंटू 3.2 यानी ए इंटू ए इंटू ए, तो ए इंटू ए कितना आ गया? ए क्यूब, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा माइनस लगा हुआ है, मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। फिर ये आ जाएगा 2.7 यानी कि बी इंटू बी, तो बी इंटू बी कितना आएगा? आपका बी क्यूब आएगा। अब बात समझ में आ रही है? देखिए ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है, ऊपर जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये तो डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं होता है, पर ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं एक बार। तो ये अगली स्टेप इस तरीके से आएगी कुछ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइड बाय ए क्यू माइनस बी क्यू को मैंने लिख दिया ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब आप मुझे बताइए कुछ आपको कॉमन करता हुआ नजर नहीं आ रहा क्या? इस नंबर से ये नंबर कैंसिल हो गया, तो ले दे करके मेरे पास क्या बचा? केवल 1 अपॉन ए माइनस बी, 1 अपॉन ए माइनस बी। अच्छा ए क्या माना है सर आपने? 3.2 माना है, बी क्या माना है? 2.7 माना है। तो 3.2 में से 2.7 अगर मैं माइनस करूंगा तो 3.2 माइनस के 2.7 ये आएगा 0.5, ये आ जाएगा 0.5, पॉइंट हटेगा ऊपर, जीरो आएगा, 10 आ गया, 5 दूनी 10, तो 2 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो 2 आपको जिस भी ऑप्शन में दिया हुआ है, चाहे वो ऑप्शन नंबर सी है डी है, वो आपका आंसर आएगा। क्या फॉर्मूला अप्लाई किया हम लोगों ने? ए क्यू माइनस बी क्यू। बात समझ में आ रही है? ये स्टेप ऊपर हो सकती है, ये स्टेप नीचे भी आ सकती है, कोई भी चेंजेस कर सकता है, पर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आपका कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखें एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पिछले क्वेश्चन का आंसर 2 था, सॉल्यूशन में 2 दिया हुआ। यदि एक संख्या a दूसरी संख्या b से 30% कम है तथा b 150 से 20% अधिक है, तो पूछा गया है कि a का मान क्या है। देखिए वर्बली हम लोग क्वेश्चन सोल्व करना सीखेंगे एक बार। सबसे लास्ट में जो दिया हुआ है वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए सबसे ज्यादा काम की है। क्या बोल रहा है कि जो b है ना वो 150 से 20% ज्यादा है, 150 से 20% ज्यादा है। तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? पहले मुझे पता लगाना पड़ेगा कि 150 का 20% कितना होता है। देखिए 150 का 10% 15 आएगा, तो 20% कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30। अब वो बोल रहा है कि 20% ज्यादा है, इसका मतलब मुझे 30 जोड़ना पड़ेगा, तो भाई b की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 180। ये सब बातें अगर आप लोग वर्बली कर पा रहे हैं तो इसका मतलब मैथमेटिक्स में आपकी स्पीड काफी अच्छी होने वाली है। आप 150 इंटू 20/100 करने मत बैठना, वरना टाइम काफी वेस्ट होगा। तो 150 का 20% कितना आ गया? 30 आ गया। अधिक बोल रहा है तो मैंने जोड़ दिया इसमें, कम बोलता तो माइनस कर देता। तो 150 प्लस 30 कितना आ गया? 180 आ गया। ये b का मान है। अब क्या बोल रहे हैं? एक संख्या a दूसरी संख्या b से 30% कम है। अब इससे 30% कम है, इससे 30% कम है, तो 180 का 30% कितना आएगा? 18 तिया 54, 54 आने वाला है। कम का मतलब माइनस हो जाएगा, तो 180 में से क्या करना है आपको? 54 माइनस कर देना है। देखिए 10 में से 4 गया 6 बचेगा, इधर 7 बचेगा, 7 में से 5 गया 2, 1 बचा हुआ है 126। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ गया। आया आपको समझ? कोई भी एक्स वाई नहीं मानना है, कोई भी आपको कैलकुलेशन मल्टीप्लाई में नहीं करनी है, डायरेक्टली करना है। और ऐसे क्वेश्चन ना अच्छे स्टूडेंट्स हमेशा वर्बली करते हैं, तो आप लोगों की प्रैक्टिस भी इतनी अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन पढ़े और क्लिक कर दें। 150 का पहले मैंने 20% निकाला, 30 आ गया, जोड़ दिया, 180 आ गया। फिर 180 से 30% कम है, 180 का 30% 54 आया, माइनस किया, आंसर आप लोगों के सामने है 126। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, और भी निहायत ही सिंपल क्वेश्चन है। यदि a बराबर 5/4 ऑफ b का 5/4 है, और b बराबर 20%, b बराबर 2/10 ऑफ c, तो बताइए a b c का रेशो कितना आएगा? आप लोग ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। भाई ये बोल रहे हैं कि a जो है वो b का 5/4 है, b का 5/4 है, तो 12 का अगर मैं 5/4 निकालूंगा तो 4 तिया 12, 5 तिया 15 पॉसिबल है। या फिर आप लोग हर ऑप्शन को चेक नहीं करना चाहते तो ये समझ लें एक बार, a इक्वल्स टू 5/4 ऑफ b। अगर मैं b को a के नीचे लेके आ जाता हूं तो a/b बराबर 5/4, यानी अगर a का मान 5 है तो b का मान कितना आएगा? 4 आएगा।
ए और बी में रेशो कितना आ रहा है, 5:4 का रेशो आ रहा है। यही स्टेटमेंट सेकंड से भी निकालना पॉसिबल है। अगर मैं सी को नीचे लेके आऊंगा बी के, तो बी बाय सी कितना आएगा, 2/10। बी बाई सी कितना आएगा, 2/10। इसका मतलब बी और सी के बीच में रेशो कितना है, 2:10। बी और सी के बीच में रेशो कितना है, 2:10। अब आप लोग तीनों का रेशो निकालना चाहें, तीनों का निकाल सकते हैं। देखें फटाफट से एक बार, 5:4 दिया हुआ है ए और बी का रेशो, बी और सी का रेशो 2:10 दिया हुआ है। आप सभी को पता है अगर ये 4 पे एंड हो रहा है तो यहाँ 4 आएगा, ये 2 से शुरू हो रहा है तो 2 आ जाएगा। गुणा कर दें, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 10 चौक 40। 2 से भी काट सकते हैं, 2 पंजे 10, 2 चौके 8 और 2 से 20 बार। तो रेशो आ गया 5:4:20। रेशो कितना आ रहा है, 5:4:20 आ रहा है। और देखिए इस क्वेश्चन को करने के ना बहुत सारे तरीके हैं, आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट कह सकता है सर मैं तो ऑप्शन से जाना चाहूंगा। ऑप्शन से कैसे, मुझे पता है कि ए और बी के बीच में जो रेशो आ रहा है वो रेशो आ रहा है 5:4, 5:4। तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया, क्योंकि ये बोल रहा है कि 1:1 है, गलत बात है। हमारे अकॉर्डिंग तो 5:4 है। अच्छा, सी ऑप्शन भी गलत हो गया, ये बोल रहा है कि सर 5:2 मान लेते हैं, नहीं मान सकते ना भाई, 5:4 दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन की बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ऑप्शन तो और भी मिल जाएंगे जो सही है गलत है ना। अच्छा, बी और सी तो वैसे ही गलत हो गए। अब देखिए 15:12 से भी आपको 5:4 मिलेगा, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 5:4 इसमें भी दिया हुआ है। इसका मतलब ए और डी दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। अब डिसाइड कौन करेगा, अब डिसाइड करेगा सर ये बी और सी वाला नंबर। बी अपॉन सी कितना आ रहा है, 2/10 आ रहा है, यानी कि 1/5, 1/5। तो देखिए 4 और 20 से मुझे 1/5 मिल जाएगा, 4 पंजे 20, पर 12 पंजे 20 तो नहीं होते हैं, 12 पंजे 60 होते हैं। यहाँ 60 होता तो ये भी आंसर सही होता। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर डी आंसर सही होगा, ए भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिक्स में ऐसे क्वेश्चंस की ना, स्पीड तभी बनेगी। आप सोचते हैं कि हमें नॉलेज है और हम उस नॉलेज को सीधे एग्जाम में अप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। जिन स्टूडेंट ने प्रैक्टिस की है रात दिन, उनको पता है कि स्पीड कैसे बूस्टअप होती है। अगला क्वेश्चन देखिए बराबर से, चलिए एवरेज का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। फिर भी हम लोग उसको डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे सभी एक बार ना। आपसे बोल रहा है कि 11 खिलाड़ियों तथा उनके प्रशिक्षक, यानी 11 तो आपको प्लेयर्स दिए हुए हैं और एक उनका कोच दिया हुआ है, तो टोटल जो मेंबर्स हैं वो 12 मेंबर्स हैं। उनकी औसत आयु, उनकी एवरेज एज कितनी है, 33 वर्ष है, 33 साल है। अब बोल रहा है कि पहले 5 खिलाड़ियों की औसत आयु 29 वर्ष है, अगले शेष 6 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, 30 वर्ष है। तो बताइए प्रशिक्षक की आयु कितनी होगी। तो ज्यादातर मोस्टली किताबों के अंदर आपको सॉल्यूशन देखो कैसे मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा। टोटल 12 प्लेयर्स हैं, 11 प्लेयर है, 1 कोच, 12 हो गए। एवरेज आपको 33 दिया हुआ है, तो 12 × 33। ऐसा करने से मुझे टोटल पता लग जाएगा कि टोटल एज कितनी है। एवरेज को अगर मैं संख्याओं से मल्टीप्लाई करता हूं तो योग आ जाता है, ठीक है, ये औसत का रूल होता है। तो 12 × 33 किया। अब बराबर में देखो कितना आएगा, 5 प्लेयर का एवरेज कितना है, 29, तो 29 × 5, 29 × 5 प्लस आगे क्या बोल रहा है, 6 प्लेयर्स का एवरेज 30 है, तो 6 × 30। अब प्लस कितना बचा, देखो 6 और 5 11 तो मैंने काम में ले लिया, कौन बचा हुआ है, कोच बचा हुआ है। तो कोच की आयु को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। अब आप लोग इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, देखें एक बार। 12 तिया 36, 6 हासिल 3, 12 तिया 36 और 3 कितना होगा, 39, 396। ये देखिए 29 × 5 कितना आएगा, 30 × 5 150 होता है, एक कम है तो 150 में से 5 कम करते हैं, 145, मल्टीप्लाई कर लेना। 30 × 6 कितना आएगा, 180 + x। अच्छा, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेहत पे इसके 396, इसको जोड़िए 5 आएगा, 8 और 4 12, 2 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, 325 + x। अब x का मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 325 को इधर लाके माइनस करूंगा। 6 में से 5 माइनस हुआ 1, 9 में से 2 माइनस हुआ 7, 3 में से 3 माइनस होगा, कुछ नहीं बचेगा, 71। यानी कि टीचर की एज कितनी है, 71 है। टीचर या कोच जो भी है उसकी आयु कितनी आ गई, 71 जैसी ईयर्स आ चुकी है, 31 साल आ चुकी है, 71। अब डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर चलिए डाटा इतना बड़ा नहीं था कि आपको टाइम ज्यादा ना लगे। हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना एक बार, हम लोग क्या करने वाले हैं, ये मेथड आपको समझ में आ चुका है। अब सुनो, टोटल जो एवरेज दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 33 दिया हुआ है। इस बात को समझने की कोशिश करना, चैप्टर चलेगा तब अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। टोटल एवरेज आपको 33 दिया हुआ है। अब आपको बाकी के जो 2 नंबर दिए हुए हैं उनका कंपेयर करना है टोटल एवरेज से। कैसे, सर बोल रहा है कि 5 खिलाड़ियों का औसत 29 है, 29 है, तो 29 जो है वो 33 से छोटा या बड़ा है,
29 तो 33 से छोटा है, कितना छोटा है, 4 छोटा है, छोटे का मतलब नेगेटिव, माइनस का 4, कितने प्लेयर के लिए, 5 प्लेयर के लिए, तो ये आ गया माइनस के 20। ये बात आपको समझ में आई, वापस सुने। 29 जो है वो 33 से 4 कम है 5 प्लेयर के लिए, तो 4 पंजे 20, माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि 29 33 से छोटा है, अगर 29 33 से बड़ा होता तो प्लस आ जाता। अच्छा नेक्स्ट नंबर देखें 30, सर 30 भी 33 से क्या है, छोटा है, कितना छोटा है, 3 छोटा है, तो माइनस का 3। अच्छा ये कितने प्लेयर के लिए, ये 6 प्लेयर के लिए, 6 3 18 माइनस के 18, कितना होता है, जोड़ना फटाफट से एक बार, 8 2 और 1 3, माइनस के 38, कितना आ गया, माइनस के 38। अब कंपनसेशन करना होता है, कंपनसेशन का मतलब अगर नेगेटिव है तो आपको पॉजिटिव लेके चलना होता है, और अगर ये पॉजिटिव है तो आपको नेगेटिव लेके चलना होता है, इसके पीछे भी रूल्स है। तो ये जो प्लस का 38 आ रहा है, प्लस के 38 को मैं क्या करूंगा, एवरेज के अंदर ऐड कर दूंगा। अब आप देखिए 38 और 33 कितने होते हैं, 8 और 3 11, 3 और 3 6 और 1 7, 71 आपका आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 71। तो ये कैलकुलेशन ना फार बेटर है ये सब करने से, क्योंकि इस कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगेगा। जितनी देर में आपने ये कैलकुलेशन की है उतनी देर में वर्बली ऐसे 4-5 क्वेश्चन निपटाए जा सकते हैं। तो इन चीजों को भी सीखे आप लोग, और ये प्रैक्टिस से आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ब्याज के ऊपर का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 8,000 रुपए पर 2.5% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर कितना आएगा। 2 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर, देखिए 2 साल का जो डिफरेंस होता है CI2 माइनस SI2। CI2 का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, SI2 का मतलब सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, 2 वर्षों का साधारण ब्याज। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है P इंटू R बाई 100 का होल स्क्वायर, P इंटू R बाई 100 का होल स्क्वायर। ये 2 वर्षों के अंतर के लिए ये फॉर्मूला हम लोग काम में लेते हैं। तो मुझे देखो क्या क्या पता है, मुझसे अंतर पूछा है ना, अगर मुझसे अंतर पूछा है तो मुझे प्रिंसिपल भी पता होना चाहिए, रेट भी पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। बिल्कुल प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 8,000 रुपए, तो प्रिंसिपल आपका 8,000 हो गया। अच्छा रेट कितनी है, रेट से 2.5 दी हुई है, तो 2.5 डिवाइड बाई 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये फॉर्मूला हमेशा अप्लाई नहीं होगा, अगर अंतर आपसे 2 साल का पूछा है तो ही अप्लाई होगा, 3 वर्षों के लिए फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, पॉइंट हटेगा सर, नीचे 0 आएगा, 25 से 100 4 बार 40 हो गया, तो अगली स्टेप ये आएगी 8,000 मल्टीप्लाई बाय, ध्यान देना ये 1/40 है, 1/40 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, 40 का स्क्वायर 1600 आ गया, ये कैंसिल हो गया, 16 पंजे 80, तो 5 आपको जिस ऑप्शन में दिया हुआ है आपका आंसर आएगा। आंसर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, चौथे ऑप्शन में होगा जब इन 3 में नहीं है तो, क्योंकि आंसर तो अपना सही है। तो 5 रुपए अंतर आएगा। ये बात समझ में आई आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखें एक बार, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, 5 2 वर्षों का अंतर हो गया। देखिए यदि 40 कुर्सियां 10,000 रुपए में खरीदी गई तो 60% का लाभ कमाने के लिए 10,000 रुपए में कितनी कुर्सियां बेची गई। सबसे पहली बात, रुपए आपके कॉमन है क्या, पहले भी 10,000 रुपए थे, अभी भी 10,000 रुपए है, इसका मतलब रुपए इस क्वेश्चन में काम में नहीं लेने हमें। रुपए अगर कॉमन दिए हो तो क्वेश्चन काफी आसान हो गया। मुझे क्या करना है, पहले मैंने 40 कुर्सियां खरीदी हैं, अब मैं 60% का लाभ चाहता हूं, प्रॉफिट चाहता हूं, तो मैं कितनी कुर्सियां बेचूंगा। आप मुझे बताइए, अगर मैं जितनी कुर्सियां लेके आया हूं उतनी ही कुर्सियां मैंने बेच दी तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ कुर्सियां अपने पास बचा के रखना चाहूंगा। मैं लेके मार्केट से ज्यादा आ गया और उतने पैसे में अगर मुझे कुर्सियां कम बेचनी पड़ी तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही वो जानना चाह रहा है कि 40 कुर्सियां तो वो बंदा लेके आ गया, अब बेचेगा कितना, जिससे कि 60% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। तो सबसे पहले आप एक काम करें, 60% को फ्रैक्शन में चेंज कर लें। 60% होता है 60/100, 3/5। 3/5 का मतलब ये होगा, अब ये प्रॉफिट चाहता है, प्रॉफिट चाहता है तो 5 + 3 कितना आ जाएगा, 8, 8:5। रेशो कितना आएगा, 8:5। 5 + 3 क्यों किया, क्योंकि मैंने प्रॉफिट हो रहा है। अगर लॉस होता तो 5 में से 3 माइनस कर देता तो ये आता 2:5। अभी रेशो कितना आ रहा है, 8:5 आ रहा है। सर इस 8:5 को काम में कैसे लेंगे, काम में सुनो कैसे लेंगे। 8:5 का मतलब वो 8 कुर्सियां लेके आया और 5 कुर्सियां उसने बेच दी। 8 कुर्सियां खरीदी और बेची कितनी, 5 बेच दी, यानी कि 3 कुर्सियां उसने बचा ली। वो यही चाहता है, प्रॉफिट कमाना। तो 8 कुर्सियां खरीदी, मेरे अकॉर्डिंग 8 कुर्सियां खरीदी हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40 कुर्सियां खरीदी हैं, तो 8 को 40 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सेम केस अगर मैं यहां भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 × 5 25 आएगा। इसका मतलब कितनी कुर्सियां बेची जानी चाहिए, 25 कुर्सियां बेची जानी चाहिए। अच्छे से समझे। अगला क्वेश्चन देखा फटाफट से।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया आपको सभी, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, इसमें डिस्काउंट को भी शामिल किया गया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि पीयूष अपनी वस्तु के मूल्य को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। एक काम करें, क्रय मूल्य आपका होता है बच्चों सीपी, सीपी को मैंने 100 मान लिया। उसने क्या किया, एमआरपी को अंकित मूल्य को 30% ज्यादा अंकित किया। इसका मतलब एमआरपी जो रहा होगा वो रहा होगा 130 रुपए। अब बोल रहा है 20% के डिस्काउंट पे बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस देखो कितना आएगा, 130 रुपए लिखा हुआ है, इस पर 20% का डिस्काउंट दिया है, तो 130 का 20% आएगा 26 रुपए। 130 का 20% कितना आएगा, 13 दूनी 26 आता है, 26 रुपए आएगा। 26 रुपए का अगर डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस आएगा आपका 130 माइनस 26, 104 रुपए। एसपी कितना आएगा, 104। अब बोल रहा है कि वस्तु को 780 में बेचा, तो मेरे अकॉर्डिंग जो 104 है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 780 है, तो 1 का मान आ गया 780 डिवाइड बाय 104। 780 डिवाइड बाय 104। मुझसे क्या पूछा गया, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, सीपी कितना है, तो 100 की वैल्यू निकालनी है। 100 की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या, 780 डिवाइड बाय 104 इंटू 100, ये कैलकुलेशन आपको करनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें एक बार। चलिए, एक वर्ग के क्षेत्रफल तथा उसके भीतर खींचे गए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए, एक स्क्वायर है, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, ये स्क्वायर है, इसके अंदर मैंने कोई सर्किल बनाया है, इसके अंदर आप लोगों ने कोई सर्किल बनाया है, तो आपसे दोनों के क्षेत्रफल का रेशो पूछ रहा है, दोनों के एरिया का रेशो आप लोगों से पूछा गया। ध्यान रखना, इसका आंसर हमेशा 14:11 होता है। इस क्वेश्चन को काफी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जिनको डाटा याद होता है वो डायरेक्टली आंसर लगा देते हैं। काफी बार उल्टा भी पूछा गया है कि सर्किल और स्क्वायर, सर्किल और स्क्वायर। देखिए, बाहर वाला पोर्शन बड़ा दिखाई दे रहा है क्या, तो वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा आएगा, 14:11 आएगा। अगर पूछता है कि सर्किल और स्क्वायर, तो रेशो उल्टा हो जाएगा, 11:14 हो जाएगा। फिर भी मैं बताया तो तरीका क्या होगा, ये इसकी रेडियस है स्मॉल आर, ये इसकी साइड है भाई एक्स। अब यहां अगर मैं सिमेट्री की बात करूं तो स्मॉल आर जो होगा वो एक्स का आधा होगा, तो आप एक काम करें, इस पूरे को 2r मान ले, पूरी साइड को मैंने क्या मान लिया, 2r, पूरी साइड को मैंने 2r माना है, तो ये हाफ हो जाएगा r, जो कि रेडियस के बराबर है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी 2r का होल स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर। जबकि सर्किल, सर्किल का जो एरिया होता है वो होता है सर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 2r का होल स्क्वायर कितना आएगा, 4r स्क्वायर। रेशो पाई का मतलब होता है 22/7, इनटू में आर स्क्वायर पहले से है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, ये 11 टाइम्स, 7 दूनी 14, 14:11। देखिए, मैं थोड़ा फास्ट हो सकता हूँ क्योंकि काफी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन कराना है। आप वीडियो को आराम से पॉज करते करते देखिए, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में नहीं पता कि किस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आपका रिपीट होने वाला है, तो इस पूरे पेपर का एनालिसिस बहुत ध्यान से आपको करना है। तो फिलहाल रेशो कितना आ गया बच्चों, 14:11 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी, सेकंड नंबर का ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए एक बार। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर की चार समान दूरियां क्रमशः 10, 20, 30 और 40 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करता है, तो उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या आएगी, एवरेज स्पीड आप लोगों से पूछी गई है। अच्छा, मुझे बताइए, क्या हिस्से समान है क्या, हिस्से आपको समान दिए हुए हैं, कौन कौन से हिस्से, 3-3 किलोमीटर के 4 हिस्से, 3-3 किलोमीटर के 4 हिस्से। तो चाल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, चल चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला होता है चाल का, दूरी बटे समय। अगर उसने 4 हिस्से दिए हैं, अगर उसने 4 हिस्से दिए हैं, तो यहाँ दूरी को आप 4 मान लेना। अगर उसने 5 हिस्से दिए, दूरी को 5 मान ले, 2 हिस्से दिए, दूरी को 2 मान लेना। पर ऐसा कब करना है, ऐसा करना तभी है जब आपको दूरी समान दी हुई है। अच्छा, बटे में समय देखो कैसे निकालेंगे, 1/10, 1/20, 1/30 और 1/40। जब दूरी समान है ना, तो डिपेंड नहीं करता कि फर्क नहीं पड़ता कि दूरी 3 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है या 3000 किलोमीटर है। मैंने चारों हिस्सों को 1-1 किलोमीटर मान लिया, तो 1-1 किलोमीटर मानूंगा, तो 1 + 1 + 1 + 1 4 आ गया। समय कैसे निकालते हैं, दूरी बटे 4। तो पहली दूरी 1 किलोमीटर की स्पीड कितनी है, 10 है, तो 1/10, 1/20, 1/30 और 1/40। सोल्व करें फटाफट से, कितना आंसर आएगा। सॉल्यूशन देखिए एक बार, 4 डिवाइड में, इसको सोल्व करने के लिए मुझे पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम कितना आएगा, 120। 10 से 120 कितनी बार, जल्दी बताओ, 12 बार कैंसिल होगा। 20 से कितनी बार कैंसिल होगा, 6 बार। 30 से कितनी बार कैंसिल होगा, 4 बार। 40 से कितनी बार कैंसिल होगा, 3 बार। तो 120 तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, अपॉन में कितना आएगा, 12 और 6 18 होते हैं, 18 और 4 22, 22 और 3 कितना आएगा, 25 आएगा। 5 से काटो भाई 5 बार, 5 से काट लेते हैं 24 बार, 24 चौक कितने होंगे, 96 होंगे, 96/5।
5। कितना आंसर आएगा? 96/5 किलोमीटर पर आवर। इसके बाकी के ऑप्शंस दिखाए जाएं एक बार। अच्छा, पॉइंट्स में दिए हुए हैं, पॉइंट्स पे कर लेते हैं भाई। 5 से कितनी बार कैंसिल होगा? 5 एकम 5, 4 बचेगा 46, 5 नाम 45, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 19.2 किलोमीटर पर आवर, ये आपका एवरेज स्पीड का आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपको 3 दिए हुए हैं तो दूरी को 3 मान लीजिएगा, फिर 1/स्पीड जो भी आपको दी गई है, इस तरीके से 3 हिस्सों में हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं क्वेश्चन को। दूरी कितनी दी हुई है ये मायने नहीं रखता है अगर दूरी सेम है। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट, रेशो का क्वेश्चन है और रेशो के अंदर भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। दो व्यक्ति आपको दिए हुए हैं, पी और क्यू। पी ने पैसे लगाए 80,000, क्यू ने लगाए 60,000। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर रेशो निकालने की कोशिश करते हैं। पी ने पैसे लगाए हुए हैं 80,000 रुपए और क्यू का जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट है बच्चों 60,000 रुपए। अब बोल रहा है कि कुछ महीने पश्चात क्यू शामिल हुआ और वर्ष के अंत में 1 साल के बाद जो प्रॉफिट हो रहा है उसका रेशो कितना आ रहा है? 2:1 आ रहा है। तो बताइए क्यू कितने समय के बाद शामिल हुआ होगा? क्योंकि प्रॉफिट हमें 1 वर्ष का दिया हुआ है, इसका मतलब 12 महीनों का दिया हुआ है। तो पी जो व्यक्ति है वो स्टार्टिंग से शामिल है। पी ने पैसे लगाए 12 महीने के लिए। पी ने ये जो 80,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं ये कितने समय के लिए किए हैं? 12 महीनों के लिए किए हैं। पर क्यू ने जो पैसे इन्वेस्ट किए 60,000 रुपए, उसका कुछ अता पता नहीं है, तो मैंने मान लिया उसको कि उसने एक्स महीने के लिए पैसे लगाए। मैंने क्या माना कि क्यू ने 60,000 रुपए एक्स मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए एक बार। सबसे पहले इनका रेशो निकालेंगे। देखिए 4 0 से 4 0 वैसे कैंसिल हो गया, 6 से 12 कैंसिल होगा 2 बार, तो 8 दूनी 16 रेशो एक्स, 16 रेशो एक्स। ये मैंने क्या निकाला है? ये मैंने प्रॉफिट का रेशो निकाला है। ये जो मैंने रेशो निकाला है किसका निकाला है? प्रॉफिट का। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई जो रेशो आएगा प्रॉफिट का वो रेशो आएगा 16 रेशो एक्स। 16 अनुपात एक्स के अनुपात में दोनों को प्रॉफिट होना चाहिए। जबकि प्रॉफिट का रेशो क्वेश्चन में क्या दे रहा है? प्रॉफिट का रेशो सर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2:1, 2:1। तो 2 की वैल्यू अगर 16 है, 2 की वैल्यू अगर 16 है तो 1 की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि x का मान 8 आ रहा है और x मैंने क्या माना है कि जितने समय के लिए q ने पैसे लगाए, तो q जो है उस व्यापार में 8 महीने के लिए पैसे लगा रहा है। पर मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि कितने महीने के लिए पैसे लगाए, मेरा क्वेश्चन है कि कितने महीने के पश्चात व्यापार में शामिल हुआ। तो भाई बिजनेस चला 12 महीने और बंदे ने 8 महीने के लिए पैसे लगाए, तो कितने महीने के बाद आया होगा? 4 महीने के बाद आया होगा। तो 4 महीने के बाद आया होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। समझ में आया? पहले मैंने अपने अकॉर्डिंग रेशो निकाला, फिर उस रेशो को क्वेश्चन के रेशो से कंपेयर किया है जिससे कि मैं टाइम को निकाल पाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़ा है सभी एक बार, क्या लिखा हुआ है? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए एफ और एम मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। एफ अकेला किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो बताइए एम उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए कभी भी आपको 2 व्यक्तियों का समय दिया जाए और उन 2 में से सिंगल व्यक्ति का समय देकर के सेकंड बंदे का समय पूछे तो क्या करना होता है? आपको टाइमिंग्स को मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइड में इन दोनों का डिफरेंस। 12 8 का डिफरेंस कितना आ गया? 4 आ गया। 4 दूनी 8, 12 दूनी 24, 24 ऑप्शन नंबर सी आ गया। क्या करना है ध्यान दें फटाफट से एक बार। दोनों का टाइमिंग दिया हुआ है, सिंगल बंदे का टाइमिंग दिया हुआ है, दूसरे सिंगल बंदे का टाइमिंग पूछा गया है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड में दोनों का डिफरेंस लेंगे, उसके बाद आपको सिंगल बंदे का समय पता पड़ जाएगा। 24 दिन इस क्वेश्चन का आंसर। तो आज का पेपर आप लोगों को समझ में आया, जो भी आपको मैंने क्वेश्चंस कराए। इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चंस, बाकी के जो पेपर आने वाले उनका सॉल्यूशन भी कराया जाएगा। इसका एनालिसिस बहुत ध्यान से करना है आपको, हर एक क्वेश्चन को देखना है। फिर भी कोई डाउट है आप ऐप के थ्रू या फिर कॉन्टेक्ट के थ्रू आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अगले क्वेश्चन का वेट कीजिएगा, अगले पेपर का वेट कीजिएगा। थैंक यू।